हेलो बच्चों, तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना नया टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है बेसिकली? तो कैश फ्लो, कैश का फ्लो, बिजनेस में या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। अब ये चीज हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन हिस्सों में, जो कि होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। अब यहां पे आप देखने वाली ये बात है कि भाई इसी चीज को कैश बुक बनाते हैं, कैश अकाउंट बना लेते हैं, तो वहां पे भी तो सेम चीज करते हैं कि पैसे का आना और पैसे का जाना होता है। बट कैश फ्लो हम क्यों बनाते हैं? तो देखिए, जो बिजनेस होता है ना वो ऑपरेटिंग से जुड़ता है। ऑपरेटिंग में मतलब डे टू डे वाले खर्चे होते हैं जिसमें पैसा आएगा, जिसमें पैसा जाएगा। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग, जो पैसा आपने लगाया है वो कहां कहां पे लगाया है, बेसिकली यहां पे एसेट की बात की जाती है। और फाइनेंसिंग में बेसिकली यहां पे क्या किया जाएगा कि यहां पे ये बोला जाएगा कि आपने कितना लोन लिया है और कितना रिडीम किया है, या आपने जो है जितने भी लोन लिए हैं उसको कितने पैसे किए हैं, पैसे दिए हैं हमने। ठीक है। तो तीन एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपना पैसा नहीं लगाता, या उसके पास इतने पैसे नहीं होते वो सारा का सारा फंड खुद ही लगा दे। तो कंपनी क्या करती है, दूसरों से थोड़ा थोड़ा लोन ले लेती है, या तो वो शेयर इशू कर दे या तो वो डिवेंचर इशू कर दे। किसी भी तरीके से लोन अगर यहां पे लिया जाता है वो सारे के सारे एक्टिविटी कौन होंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। और वही जो लोन लिया आपने या दिया, अगर आपने रिडीम किया तो पैसा गया आपके हाथ से, लोन लिया तो पैसा आया आपके हाथ से। तो यहां पे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का कंसेप्ट आता है। इनफ्लो मतलब पैसा आया और आउटफ्लो मतलब पैसा गया। इसी पैसे को फिर हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट कहां कहां पे करते हैं? तो बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं हम एसेट को बनाने के लिए। तो एसेट जितने भी लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, ये जितने भी चीजें होती हैं आपके, मान लो आपने बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, या आपने कोई लैंड खरीद लिया, कोई मशीनरी खरीद ली, तो इन्वेस्ट कहां किया? यही पैसा यहां पे लगता है इन्वेस्टमेंट में। और जब इन्वेस्टमेंट हो जाती है तब क्या स्टार्ट होते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है, मतलब ऑपरेशंस स्टार्ट होते हैं कि आपने एक साल में कितना सेल परचेज किया, ये सारी चीजें की। बट कभी कभी क्या होता है कि जब ऑपरेशन आप कर रहे हो तो, या प्रॉफिट एंड लॉस जब आपने बनाया, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें एग्जैक्टली वो नेट प्रॉफिट नहीं निकाल के देती। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेप्रिसिएशन है, नॉन कैश आइटम है, और डेप्रिसिएशन क्या करता है? आपके नेट प्रॉफिट को कम कर देता है। बट एक्चुअल में कोई पैसा आपने बाहर दिया ही नहीं किसी को। मान लो 10,000 के आपके नेट प्रॉफिट थे, ठीक है, अब उसमें से 5,000 के डेप्रिसिएशन आपने डाल दी। तो जब डेप्रिसिएशन आपने डाली होगी तब माइनस करके 10,000 आया होगा, बट एक्चुअल में कोई पैसा आपने दिया बाहर? नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो आपके हाथ में इन हैंड कितने पैसे पड़े हैं? तो 15,000 पड़े हैं। तो यही चीज को एग्जैक्टली वैल्यूएट करने के लिए हम कैश फ्लो बनाते हैं, कि जहां से हमें यह पता लग जाए कि पैसा एक्चुअल में कितना है, और उसके साथ साथ ये भी पता लग जाए कि इन्वेस्टिंग में पैसा हमने कितना इनफ्लो किया, आउटफ्लो किया है, और फाइनेंसिंग से कितना हमने पैसा रेज किया है। तो आइए हम इसी चीज को स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से, जो कि फॉर्मेट आपका ये है। आप अलग थोड़ा बना सकते हो, इसमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो लिख सकते हो। और ये बेसिकली कौन सा मेथड है? तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड से ये तो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन गिवन है, शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स गिवन है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, प्रोविजन है, प्लांट एंड प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल, करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद इन्वेंट्री है, और कैश फ्लो है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट में आपको गिवन है, सरप्लस का गिवन है, 12% डिबेंचर है, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारी चीजें आपको गिवन है। एडजस्टमेंट में आपको ये गिवन है कि 1 लाख जो 12% वाला डिबेंचर है वो हमने इशू किया है 1 अप्रैल 2017 को। और दूसरा ये है कि जो ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्टिंग 80,000 की थी, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है 40,000 का, और वो 10,000 फायदे में सोल्ड किया गया है। तो इसी क्वेश्चन को हम सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? अपने फाइनेंसिंग से स्टार्ट करेंगे। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? अगर आपने लोन लिया है तो इनफ्लो है, अगर आपने लोन रिडीम किया है, उसकी पेमेंट की है, तो वो आउटफ्लो है। तो इसी में देखते हुए सबसे पहले हम देखेंगे कि शेयर कैपिटल कहां पे। तो शेयर कैपिटल आपको गिवन है
कितना गिवन है, 17 लाख का 19 लाख हो गया। देखो पहले 2017 गिवन है, फिर उसके बाद 18 गिवन है, ठीक है। तो 2 लाख इसमें क्या होगा कि इनफ्लो हुआ, तो इनफ्लो में हम क्या लिख देंगे, इशू ऑफ शेयर्स। इशू जो हुआ है ऑफ शेयर्स हुआ है कितने का, 2 लाख का, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिए कोई डिबेंचर वगैरह है क्या, लॉन्ग टर्म में देखिए बिल्कुल गिवन है, और नोट टू अकाउंट भी गिवन है 2 का। तो कहता है कि 4 लाख है और उसका 5 लाख इशू फिर से इशू हुआ है, तो इशू यहां पे डिबेंचर हुए हैं कितने परसेंट वाले, तो इशू ऑफ 12% डिबेंचर इशू हैं कितने, तो 1 लाख के। अब इसके ऊपर क्या था, तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट कहते हैं कि 12% आपने देना है इंटरेस्ट। ध्यान रखना बच्चों कि यहां पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो ओपनिंग के ऊपर लगेगा, ठीक है। ओपनिंग के ऊपर तो पूरे साल का लगेगा। उसके बाद जैसे 12% है, 12% किसका लगेगा, ऑफ, तो ओपनिंग में आपको कितना गिवन है, तो ओपनिंग में गिवन है आपको 4 लाख का, 4 लाख का 12% 48,000, ठीक है। 48,000 में अब देखिए यहां पे आपको गिवन है कि 1 लाख जो इशू किए गए हैं डिबेंचर्स वो कब किए हैं, 1 अप्रैल 2017 को। तो 1 अप्रैल से मार्च तक पूरा 1 साल बन गया। तो 12% किसके ऊपर लगाएंगे, फिर से हम 1 लाख के ऊपर लगाएंगे। ध्यान रखना बच्चों यहां पे आपके और क्या गिवन हो सकता है, मान लो यही चीज आपको 1 अप्रैल ना देकर के आपको ये बोला जा सकता है कि भाई ये एक 30 सितंबर 1 जैन कुछ भी आपको गिवन हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप मंथ भी लगाएंगे। यहाँ पे 12/12 करेंगे। अगर मंथ आपको गिवन है जैसे अक्टूबर 1 अक्टूबर, अगर मार्च को खत्म हो रहा है तो 6 महीने करेगा, 6/12 यहाँ पे लगाएंगे, 6/12 लगा देंगे, ठीक है। तो 12% लगाएंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 12,000, और ये कितना बन जाएगा टोटल 60,000 की आपके इंटरेस्ट बन जाएंगे, जो कि ऑपरेटिंग का तो हिस्सा नहीं है, वहां पे ऐड बैक कर देंगे। और ये किसका पार्ट होता है, तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, तो यहां से हम डिडक्ट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद और देख लेते हैं कि और क्या हमें गिवन है, और गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,75,000 से 70 हो गए, ठीक है। तो 5,000 हमने रिडीम किए होंगे, रीपेमेंट की है, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट की पेमेंट की हमने कितने की, तो 5,000 की, ठीक है, कर दिया हमने। उसके बाद और क्या गिवन है, और देखिए, और आपको रिजर्व एंड सरप्लस तो वही एक फर्स्ट वाला गिवन था जिसमें सिर्फ प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, डन। ये आपका फाइनेंसिंग का हो गया, ठीक है। फाइनेंसिंग में अगर हम यहीं से कैलकुलेट करें तो ये आपका 65,000 आ जाएगा, जो कि माइनस होगा, और ये दोनों मिलकर 3 लाख बना देंगे। और 3 लाख को अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो यूज्ड जो बेसिकली नहीं फ्लो आएगा यहाँ से। अगर माइनस में बैलेंस आता है तो यूज्ड, अगर पॉजिटिव आता है तो फ्लो। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2,35,000, ठीक है। ये फ्लो आया है, फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, डन, ये वाला हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं हम इन्वेस्टिंग की। तो इन्वेस्टिंग में बेसिकली कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इन्वेस्टिंग में आते हैं आपके एसेट्स जो कि लॉन्ग टर्म वाले होंगे। तो अब देखिए इसमें लॉन्ग टर्म वाले कौन कौन से हैं। इसमें जो गिवन है आपको, एक तो मशीनरी गिवन है, और उसके साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, और इसकी एडजस्टमेंट भी है। जब भी देखो बच्चे, ये वाला कंसेप्ट जो है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पेपर में आने के चांसेस के है भी, तो इसको हम समझते हैं ध्यान से। हमने क्या करना है, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लेना है। और क्योंकि मशीनरी का अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि एसेट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे लिख देंगे, और बाय बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे लिख देंगे। जो ओपनिंग बैलेंस होगा ये आपका ब्रॉट डाउन होगा। तो ओपनिंग में आपको कितना गिवन है, तो ओपनिंग में आपको गिवन है 20 लाख और 26 लाख। तो ये 20 लाख हो जाएगा, और ये हो जाएगा 26 लाख, ये 26 लाख हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होती है, इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे आएगा, और टू बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे लिख देंगे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कितना कितना गिवन है, तो ये गिवन है आपको 1 लाख और 2 लाख। तो ये आपका आ जाएगा 1 लाख, ये 1 लाख का, और ये 2 लाख का, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद
एडजस्टमेंट देखिए क्या गिवन है, तो देख लेते हैं इसमें एडजस्टमेंट वाला। तो एडजस्टमेंट में गिवन है कि मशीनरी की कॉस्टिंग 80,000 की थी, उसको सोल्ड किया गया है 10,000 गेन पे, बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है 40,000 का। तो बेसिकली 80,000 की चीज थी, 40,000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया, 40,000 का रह गया, और 40,000 को 10,000 प्रॉफिट में। ध्यान रखना यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, कभी लॉस दे देगा, कभी प्रॉफिट दे देगा, कहीं भी सेल अमाउंट दे देगा। इन दोनों को प्लस करके तो 50,000 का क्या हुआ होगा, सेल हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश कितना, या हम बैंक लिख दो कितने का सेल हुआ, तो 50,000 का। हमें नुकसान हुआ कि प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट आपका यहाँ पे प्रॉफिट चला जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन सेल, ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और देखिए, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना बोल रहा है कि कहता है कि डेप्रिसिएशन लगा है कितना, तो 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा। अब ये देखिए, जो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट में आप दो तरीके से डेप्रिसिएशन डाल सकते हो। या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस, जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो ना, उसके बाद जब बैलेंस शीट बनती है, यहां पे वैल्यू लिखी मशीनरी, और यहां पे डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया साथ में ही। 1,00,000 का था और 10,000 हो गया, तो 90,000 की डेप्रिसिएशन जो वैल्यू है हम मशीनरी की लिख देते हैं। इसकी बजाय आप ये भी कर सकते हो, इसको लायबिलिटी शो कर दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख दो, जहां पे ये 10,000 जो है हर साल प्लस होते जाएंगे। पहले साल 10,000, फिर अगले साल 10,000, अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो जो वैल्यू आपकी 1,00,000 की यहाँ पे होगी वही चीज रह जाएगी, और डेप्रिसिएशन उसका बढ़ता जाएगा, और जब बिकने की बारी आती है तब उसको माइनस कर देते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे की, 80,000 की चीज थी, 40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, और उसके ऊपर फिर प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद और देखिए, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी लिखेंगे टू मशीनरी कितने की, तो 40,000 की। अब 1,00,000 इधर और 2,40,000 इधर, तो 1,40,000 यहाँ पे आ जाएगा आपका, जो कि होगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन। जो ये डेप्रिसिएशन है ये यहाँ पे आएगा, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा आपका, 1,40,000। अब ध्यान रखना, 1,40,000 में ये 40,000 ऐड हो रखा है, तो इसलिए हम सिर्फ यही बैलेंसिंग फिगर उठाएंगे, और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इसमें एक रह गया आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये देखिए 2,00,000 से 1,00,000 हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो ये भी परचेज क्या है, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 का, ये भी आपका यहाँ पे आउटफ्लो हो गया, ठीक है, ये भी आपका हो गया। उसके बाद देखिए करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के होते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के होते हैं। ये ओपनिंग, ध्यान रखना, ये ओपनिंग ही प्लस होती है। करंट इन्वेस्टमेंट जो है ये हम लिख देते हैं यहाँ पे कितने का है, तो ये है आपका ओपनिंग वाला कितना, तो 1,70,000, 1,70,000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट, आगे देखिए इन्वेंट्रीज 1,30,000 से 2,60,000 की होगी, तो बढ़ी हैं। अगर इंक्रीज हुई है तो वो माइनस हो जाएंगी, माइनस कर देंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने की इंक्रीज हुई है, तो 1,30,000 से इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा 1,30,000, डन। उसके बाद और क्या गिवन है आपको, कुछ और गुडविल राइट ऑफ हुआ है, रिटर्न ऑफ गुडविल, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ गुडविल कितना हुआ है, तो राइट ऑफ हुआ है आपका 1,00,000 का, ठीक है, डन। और उसके बाद प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट 3,00,000 से 6,00,000 हुआ, तो प्रॉफिट जो है 3,00,000 से बढ़ गया। अच्छा, इसका भी एक अलग फॉर्मेट है, इसका भी एक अलग फॉर्मेट है, सरप्लस बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये लिस्ट है, इसमें आप देख लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली आइटम है जो प्लस करके यहां पे लिखी जाती है बेसिकली, तो वो आपको मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। देखिए बच्चों, यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर है ये 6,80,000 आ रहा है,
ये 6,80,000 आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, बैलेंसिंग फिगर में क्या किया कि इन दोनों को प्लस कर लिया, इन दोनों को प्लस कर लिया, इसको भी प्लस कर लिया, इसमें से ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, और ये 6,80,000 आ गया। तो ये 7 लाख नहीं है, ये है 6,80,000। 6,80,000 ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जो कि माइनस है। तो 7,80,000 में से माइनस कर देंगे 50, तो ये यूज्ड आ जाएगा कितना, 7,30,000 ये यूज्ड आया है, ये आपका यूज्ड आया है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया। एक कंसेप्ट रह गया प्रोविजन फॉर टैक्स का, क्योंकि ये प्रोविजन है, फिर से ये क्या होगा, ये आपका लायबिलिटी से ही स्टार्ट होगा। तो बाय ब्रॉट डाउन और टू कैरी डाउन जो बैलेंस है, तो कितना कितना ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 1,65,000 और 2 लाख। ठीक है, 1,65,000 और 2 लाख। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि एडजस्टमेंट में आपको ये भी लिखा जा सकता है कि कौन सी चीज आपको गिवन है, या तो पेड गिवन है, अगर पेड गिवन है तो यहाँ पे आप लिख दोगे टू कैश, अगर मेड गिवन है तो यहाँ पे लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस में मेड। जो अगर कुछ नहीं गिवन तो ओपनिंग की पेमेंट हो जाएगी 1,65,000 और 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली बैलेंसिंग फिगर होता है। अगर आपको यहाँ पे अगर पेड गिवन है तो ये लिख के ये निकाल लोगे, अगर मेड गिवन है ये लिख के फिर ये निकाल लोगे। जो टैक्स है वो यहाँ पे प्लस होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में, तो 3 लाख है और उसके साथ साथ 1,65,000 भी प्लस हो जाए, 2 लाख प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 लाख प्लस होने का ये भी आप लिख सकते हो, करंट ईयर वाला प्लस होता है, तो 2 लाख ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद और क्या गिवन है इसमें आपको, जो टैक्स पेड है तो लास्ट में टैक्स पेड ये माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 1,65,000। ठीक है, और इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं अब। तो इन सबको कैलकुलेट करके हमारा आ गया कितना, 4,95,000 ये आ गया। और ये ए है, ये बी है और ये सी है, इन सभी को हम प्लस कर लेंगे, और प्लस करने के बाद कैश वाला, करंट वाला, इन सब के ओपनिंग लिख लेंगे। तो कैश में कितना गिवन है, तो कैश में आपको गिवन है 40,000 ये। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और इन सभी को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो क्लोजिंग के बराबर में आनी चाहिए। तो क्लोजिंग इसका कितना कितना है, तो करंट इन्वेस्टमेंट का 1,40,000 और कैश का 70,000, तो बेसिकली 2,10,000 के बराबर में आना चाहिए। तो इन सभी को जब प्लस कर लोगे तो ये 2,35,000 प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, इन सबको प्लस करने पे आपको आंसर नील आएगा, 0 आ जाएगा। और ये देखो यहाँ पे 2,10,000 ये गिवन है, ये प्लस हो जाएगा, तो 2,10,000 को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 2,10,000 ही आना चाहिए, जबकि ये आ रहा है। इस वजह से आपका ये आंसर ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कंसेप्ट जिसमें आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बताया था। अगली वाली वीडियो में कुछ और भी नया करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर आप इस वीडियो को उन बच्चों के साथ भी शेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल शेयर कर सकते हो। थैंक यू।